जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के कुछ बवाल क्वेश्चन। इसमें बाबू बस एक ही कंसेप्ट धुआं धुआं हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रहने वाला है आपके पेपर में, सेम क्वेश्चन बाबू आपके मैट्रिक के इस बार के पेपर में रहने वाला है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम आपके साथ, आप लोगों के बीच। और ऐसे ही बवाल क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। तो जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो केमिस्ट्री का है। एसेटिक अम्ल का IUPAC नेम। एसेटिक अम्ल का बाबू IUPAC नेम। अगर बात किया जाए मेरे दोस्त IUPAC नेमिंग का, तो एसेटिक एसिड का पहले आपको संरचना बनाना पड़ेगा से, और इसके बाद बाबू IUPAC नेमिंग नेम संभव है। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। अगर बात की जाए ऑप्शंस का, तो ऑप्शन ए है एथेनोइक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोइक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर बात किया जाए मेरे भाई ऑप्शन राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। क्योंकि एथेनोइक अम्ल बाबू, एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल को कहा जाता है, क्योंकि एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। यहाँ पे बाबू नंबर ऑफ कार्बन का बात की जाए तो 2 होता है, और C1 मेथ होता है, C2 एथ होता है। मेथेनोइक अम्ल का बात की जाए ऑप्शन नंबर बी का बाबू, तो फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल, तथा C2H4 और COOH को बाबू प्रोपेनोइक अम्ल कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। विलयन जो है मेरे भाई नीले लिटमस पत्र को कैसा कर दे रहा है? विलयन जो है मेरे भाई नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? लाल कर रहा है। और जब भी बाबू लिटमस पत्र पर किसी विलयन का प्रभाव अगर लाल हो रहा है, तो वो हमेशा अम्ल होता है। तो कह रहा है मेरे भाई कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और इसका संभवतः पीएच मान जो होगा संभवतः होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए मेरे भाई, तो ऑप्शन जब बाबू कोई भी विलयन लिटमस पत्र को लाल करता है, तो इसका मेरे भाई सूत्र होता है अनील। अनील यानी कहने का अर्थ है मेरे भाई कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है मेरे भाई नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि विलयन का जो प्रवृत्ति होगा अम्लीय होगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर पीएच स्केल का बात किया जाए बाबू, तो पीएच स्केल पे 7 जो बिंदु होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। शुद्ध जल का जैसे पीएच मान बाबू 7 होता है। और आपका बात किया जाए बाबू 7 से अधिक, जो जितने भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक आता है वो क्षारीय हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ साबित हो रहा है कि जो विलयन का पीएच मान होगा 7 से कम होगा। और 7 से कम मेरे भाई ऑप्शन का बात किया जाए तो एक ही ऑप्शन ए नंबर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5, बी दिया है 7 यानी कि उदासीन हो जाएगा, सी जो है भाई क्षारीय हो जाएगा, और डी भी क्षारीय हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलयन का पीएच मान जो होगा मेरे भाई 5 होगा, क्योंकि बाबू विलयन का प्रकृति क्या है? अम्लीय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी मस्त क्वेश्चन बाबू। ये क्वेश्चन फिक्स इस बार के पेपर में रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपका इस बार के पेपर में फिक्स रहने वाला है मेरे भाई। कह रहा है कि बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है या रासायनिक सूत्र है, ठीक ना। बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए है CaSO4 इंटू 2H2O। तो देखिए भाई जब 2H2O होता है तो वो जिप्सम हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? जिप्सम हो जाता है। यानी अगला कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम का बात किया जाए तो बाबू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे देखिए हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है 1/2H2O। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में 1/2H2O तो है, लेकिन बाबू विलयन का यौगिक का पूरा सूत्र पूरा नहीं है। यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था CaSO4 इंटू 1/2H2O, यानी कि यहाँ से 4 मिसिंग है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। इनमें से कोई नहीं। अगर बात किया जाए भाई सूत्र का, तो सूत्र होता है इसका CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है मेरे भाई? 1/2H2O, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन मेरे भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड के लिए, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारकीय हो। तो अभी जैसा कि बाबू पीछे के क्वेश्चन में आपको बताएं, जब बाबू लिटमस
का लिटमस पे अम्लीय विलयन डाला जाएगा तो वो लाल हो जाएगा, और बाबू क्षारकीय विलयन डाला जाएगा तो वो नीला हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता हो है और न ही क्षारकीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? जब ना तो बाबू अम्लीय होगा, जब नहीं उसमें अम्लीय गुण विद्यमान होगी, और नहीं बाबू क्षारकीय गुण विद्यमान होगी। तो यहाँ पे बाबू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लाल तो बाबू जब क्षारकीय होता है तब होता है, नीला जब अम्लीय होता है तब होता है, और काला मेरे भाई इसमें कोई होता ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। जब विलयन में, लिटमस में किसी भी विलयन की प्रकृति न हो यानी कि उदासीन हो, तब विलयन का रंग बैगनी होता है। कैसा होता है मेरे भाई? बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके बिहार बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि बाबू फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें अधिक पाई जाती है, और कौन सा ऐसा धातु है जो कि बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। देखिए बाबू, चालक को दो प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं, या तो वैसे धातु का तार जो बाबू जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, या फिर बाबू वैसे धातु का तार जिनमें प्रतिरोध कम हो, वो सर्वोत्तम चालक होंगे। सर्वोत्तम चालक को दो ही तरीके से बाबू परिभाषित किया जा सकता है। और बात किया जाए मेरे भाई कॉपर का, तो कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बाबू बहुत कम पाई जाती है। अगर बात की जाए सर्वोत्तम चालक का, तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। बाबू चांदी जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, और उसके बाद बाबू आपका जो होता है कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद फेरस होता है। जाइएगा आप केबल लेने, तो केबल कॉपर वाला केबल जो होता है बाबू ज़्यादा तो घरों में वायरिंग में व्यवहार किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि बाबू वो थोड़ा सा शुद्ध चालक होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए कंपेरिजन टू अर्जेंटम यानी कि चांदी, तो उससे कम चालक होता है, ठीक ना। और बाबू आप कहिएगा कि घरों में विद्युत केबल के रूप में चांदी का वायर यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, तो बाबू काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी महंगा होने के कारण हम लोग यूज़ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, और काफ़ी आसान क्वेश्चन बाबू, इससे ज़्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको सेट में मिलेगा नहीं, और ये क्वेश्चन ये लॉलीपॉप आपको मिलने वाला है इस बार के पेपर में बाबू। चलिए देखते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है मेरे भाई, तो सोना की शुद्धता जो मापी जाती है बाबू कैरेट में मापी जाती है। सोना की शुद्धता जो मापी जाती है कैरेट में मापी जाती है। अगर बात की जाए बाबू कैरेट का, तो ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है 22 कैरेट, बी है 24 कैरेट, सी है 20 कैरेट, डी है 12 कैरेट। यहाँ पे राइट ऑप्शन का बात किया जाए मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। शुद्ध सोना को बाबू 24, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का सोना होता है उसको शुद्ध सोना बोलते हैं। 22 कैरेट का बात किया जाए तो बाबू आभूषण बनाने में 22 कैरेट का सोना यूज़ किया जाता है बाबू। 2% उस पर 2 कैरेट तांबा या चांदी मिला करके उसको कठोर बनाया जाता है, क्योंकि सोना जो होता है बाबू काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। और अगर बाबू 24 कैरेट सोने का किसी आभूषण को बना दिया जाए, अगर 24 कैरेट सोना का, तो उसका सौंदर्य जो है बाबू रुक नहीं पाएगा, बहुत जल्द अगर सोने में या किसी से टच होने के बाद भी बाबू मुड़ जाएगा। मान लीजिए ये देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर समझाने का बात हो तो देखिए बाबू यहाँ पे जो रिंग है, अगर ये 24 कैरेट सोने का होता तो इसको थोड़ा सा भी टच करने से ये क्या हो जाएगा बाबू, दब जाएगा, और रिंग अपना जो है बाबू खूबसूरती खो देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस सेट में बाबू एक से बढ़ के एक हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए मेरे भाई तो लिथियम ए है, बी है आपका कैल्शियम, सी है कॉपर, डी है एल्युमिनियम। अगर चाकू से आसानी से काटने का बात किया जाए मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक कठोर धातु है जिसको चाकू से काटा नहीं जा सकता है। सेम केस बाबू कॉपर के साथ भी लागू होता है, और सेम केस कैल्शियम के साथ भी लागू होता है, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका जो लिथियम है बिल्कुल राइट है मेरे भाई। अगर यहाँ पे लिथियम ना होकर के वर्ग 1 के किसी भी तत्व का नाम रखा जाता ना मेरे भाई, वर्ग 1 के किसी भी तत्व का नाम रखा जाता तो आपका सही होता, क्योंकि वर्ग 1 में आप तत्वों को देखिएगा तो तत्व में सबसे वर्ग 1 के सबसे पहले आवर्त का तत्व जो है बाबू हाइड्रोजन है, वो गैस होता है। धीरे धीरे किसी भी वर्ग में बाबू ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बाबू कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। अगला सबसे अगला तत्व होता है बाबू हाइड्रोजन, अगला तत्व होता है लिथियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, और उसके बाद फ्रांसियम। पूर्णतः फ्रांसियम जो हो जाता है बाबू पूर्णतः कठोर धातु हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है, निम्न में से कौन अधातु है मेरे भाई। अधातु पहचानने का बाबू बहुत सारा ट्रिक आपको हम बताए हैं। पहला तो देखिए बाबू, वैसे तत्व जो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इस प्रकार से। अब कहिए कि सर उसको तो टच करने में बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो एक चीज़ आपको बताए होंगे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए होंगे। अगर बाबू जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, तब वह तत्व बाबू धातु होता है। 4 या 4 से अधिक 7 तक अधातु होता है, और उसके बाद बाबू आपका अक्रिय गैस हो जाता है, क्योंकि सभी तत्वों का अष्टक पूरा होता है हीलियम को छोड़ करके। तो यहाँ पे बात की जाए मेरे भाई, अगर बाबू आप सोना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 26 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ 1s1 2s2 करके निकालिएगा तो आपका थोड़ा लंबा होगा, हम डिस्प्ले पे दिखा नहीं पाएंगे। और बात की जाए बाबू एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए 2, 8 और 3 होता है। यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 होता है। अभी तो बताएं भाई, 3 जब 3 तक होता है तो 3 तक धातु होता है। अब बात कीजिए बाबू कार्बन का, कार्बन जो ऑप्शन नंबर बी आपका है कार्बन, कार्बन C6 इसका परमाणु संख्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो इसका 2 और 4 होता है। KLM यानी कि कक्षक वाले नियम के हिसाब से, यानी कि 2 और 4 होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर 4 या 4 से अधिक 7 तक, कहाँ तक मेरे भाई, 7 तक क्या होते हैं मेरे भाई, अधातु होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, यानी कि मेरे भाई कार्बन बहुत ज़्यादा सही आंसर है, ठीक ना। कार्बन इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। अगला चलिए देखते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ये तो मेरे भाई आपके कॉपी में सेम लाइन मिलेगा। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं मेरे भाई क्षारकीय होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का बात किया जाए तो बाबू अधातुओं के जितने भी अधातु पाए जाते हैं आवर्त सारणी में, सबके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कुछ धातुएं जो होते हैं मेरे भाई उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाते हैं, जैसे Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम कभी कभी अम्लीय ऑक्साइड भी बनाता है और कभी कभी क्षारकीय ऑक्साइड भी बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। अगर अम्लीय किस धातु या किस तत्व के प्रकृति का ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है तो वो बाबू अधातु हो जाता है आपका, ठीक ना। इसी क्वेश्चन को सेम उल्टा करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन, पूरे इस चैप्टर का बाबू, इस पूरे सेट का सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके बीच है, ठीक ना, एकदम इसको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। कौन सा अधातु बाबू कमरे के ताप पे द्रव होता है। ऑप्शन का बात किया जाए मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर ए पारा, बी ब्रोमीन, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो बाबू द्रव का बात किया जाए तो एल्युमिनियम और तांबा तो आपका द्रव होता नहीं है, ये तो बाबू आपका सॉलिड होता है, ठोस होता है। तभी तो हम लोग एल्युमिनियम का पात्र यूज करते हैं बाबू बर्तन खाना बनाने में या खाना खाने में। अब रह गया बाबू ऑप्शन नंबर बी और ए बच गया बाबू आपका। ए जो है धातु है, क्या है, धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन Br35, Br कितना होता है मेरे भाई 35। ये जो एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव की अवस्था में पाया जाता है। सभी अधातु गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। चलिए देखते हैं अगला मेरे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। बात किया जाए मेरे भाई ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर ए है H2SO, बी है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बाबू देखिए, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन डाई सल्फेट होता है, हाइड्रोजन डाई सल्फेट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो देखिए मेरे भाई ये तो नॉर्मल एल्केन का बात कर रहा है। अब जब भी नॉर्मल एल्केन का बात कर रहा है तो चलिए हम लोग संरचना बना के गिन लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है इस बार, ठीक ना। इथेन का संरचना कुछ इस प्रकार होता है मेरे भाई। तो जितने भी यहाँ पे लाइन दिख रहे हैं आपको बाबू, सभी के सभी क्या है, सहसंयोजक बंधन है। क्योंकि सभी लाइनों के साथ बाबू जितने भी 3 लाइन फ्री दिख रहे हैं, इनके साथ बाबू हाइड्रोजन संयोग करके अपना अष्टक पूरा करता है और कार्बन का भी अष्टक पूरा कराता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इथेन का संरचना पाया जाता है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग सहसंयोजक बंधन गिनते हैं, 1 2 3 4 और 3 यानी कि 7। अगर बात की जाए मेरे भाई ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि वायुमंडल में गैस की
CO2 गैस की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सबसे अधिक गैस का बात किया जाए मेरे भाई तो नाइट्रोजन उपस्थित है 78%। और बात किया जाए मेरे भाई इसका कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट 0.03%। और बाबू बात किया जाए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन आपका 20% यानी कि 20% आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है पूरे के पूरे वायुमंडल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। केमिस्ट्री का ये सब रामबाण क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के पेपर में रहने वाला है इस बार। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है? जब बाबू सिल्वर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो AgCl का निर्माण यानी सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, तब इसका रंग कैसा होता है मेरे भाई? तो ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है श्वेत यानी कि व्हाइट, बी है येलो पीला, सी है हरा, डी है काला। तो मेरे भाई काला तो किसी न तो बाबू अवक्षेप का रंग होता है और नहीं बाबू विलयन का रंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो इस प्रकार ही रंग हो जाता है। और बाबू बात की जाए हरा का तो CuSO4 को हरा कशिश या कॉपर सल्फेट को हरा कशिश या हरा थोथा भी कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है, और हरा FeSO4 को कहा जाता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन अगर इसमें बाबू बात की जाए राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। रिपीटेड क्वेश्चन एक बार आ गया फिर मेरे भाई, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी में किया जाता है? यानी कि दीवारों पे जो हम लोग बाबू व्हाइट कलर का पेंट लगाते हैं उसमें कौन सा विलयन होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम डाई हाइपोक्लोरेट होता है, या कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड होता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है? तो बात किया जाए मेरे भाई सफ़ेदी करने वाले वाइट कलर का तो वो बुझा हुआ चूना होता है, CaOH का होल ट्वाइज होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र का बात किया जाए बाबू तो ये होता है कैल्शियम का क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट। CaCO3 इज एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का बाबू MgHCO3, मैग्नीशियम डाई हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, मैग्नीशियम डाई क्लोरेट, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। देखिए मेरे भाई इस प्रकार का क्वेश्चन, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन और ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है मेरे भाई कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है यानी कि सबसे आसान हाइड्रोकार्बन कौन सा है भाई? सरल का मतलब होता है आसान, ठीक ना? ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन, डी है ब्यूटेन। अब देखिए मेरे भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सभी का बारी बारी से हम संरचना लिखेंगे। अगर बाबू ऑप्शन नंबर डी का बात किया जाए तो C4H8 होता है, C4H8 होता है, सॉरी C4H10 होता है। चूंकि यहाँ पे बाबू सरलतम पूछ रहा है और एन है ना, एन होता है तो इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। एन होता है तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो अगर बात किया जाए बाबू सरलतम का तो C1 मेथ होता है, C1 क्या होता है मेरे भाई? C1 मेथ हो जाता है तो CH4 हो जाता है मेरे भाई, CH4। तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कम होगी वही ना बाबू सबसे आसान होगा, उसी का संरचना सबसे आसान होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन और लॉलीपॉप क्वेश्चन बाबू, यही क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। इस बार के पेपर में आपके क्वेश्चन ये रहने वाले हैं मेरे दोस्त, जो नहीं देखेगा ये वीडियो पछताएगा ही, ठीक ना? और तब पछताने से क्या फ़ायदा जब चुनिया चुग गई खेत। तो इसलिए बाबू टाइम रहते इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना? ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है?
आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि जिसके बाबू आधुनिक आवर्त सारणी का अगर बात हो तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया। किसने किया बाबू? मोसले ने किया। बात किया जाए आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके बाबू? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब बाबू इस नियम में ही आपका बाबू आंसर मिल गया है। ए है परमाणु आयतन, परमाणु आयतन के आधार पर किसी भी वैज्ञानिक ने बाबू तत्वों को नहीं रखा। बी है परमाणु घनत्व, ये भी नहीं। अगर बाबू बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी का परमाणु द्रव्यमान का तो मेंडलीव नाम के वैज्ञानिक ने अपने आवर्त सारणी में बाबू मूल आधार परमाणु द्रव्यमान को माना था। मेंडलीव से पहले जितने भी वैज्ञानिक आए, न्यूलैंड्स, डोरेनर, सभी लोग परमाणु द्रव्यमान को बाबू मूल गुण मानते थे। लेकिन जैसे ही आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा बनाया गया बाबू, तो यहाँ पे मूल गुण यानी कि तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पे सजाया गया। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। और बात किया जाए मेरे बाबू यहाँ पर कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया, अगर बाबू बात किया जाए कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया तो परमाणु संख्या का खोज मोसले ने किया। किसने किया बाबू? मोसले ने किया। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? देखिए बाबू, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो आपको वहाँ पे दो लाइन दिखेंगे बाबू, कुछ इस प्रकार। एक लाइन आपका इस प्रकार से होगा और अगला लाइन आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो जब बाबू क्षैतिज कतार की बात होती है तो इस लाइन को बाबू क्षैतिज कतार कहते हैं। तो इसका नाम बाबू आवर्त है। क्या है? आवर्त है। क्या है मेरे भाई? आवर्त है। और जो खड़ी लाइनें हैं इसको वर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? वर्ग के नाम से। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और क्षैतिज कतारों की संख्या यानी कि आवर्तों की संख्या 7 है। तो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या है? क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, आवर्त कहते हैं यानी कि पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन होगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन होगा। कुछ इस प्रकार से है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब मेरे भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता है हम लोग को जानना। क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है इसलिए दिखा दे रहे हैं हम आप लोग को। कह रहा है मेरे भाई कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसके बाह्यतम कक्षे में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब बाबू आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा सेल के नियम से 2, 8 और 1 सोडियम का बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर यहाँ पे बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बाबू संयोजी सेल के नाम का बात किया जाए तो यहाँ पे आपका Ka और M हो जाएगा, आपका संयोजी सेल M हो जाएगा। सोडियम की संयोजकता की बात की जाए तो बाबू वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बाबू यह साबित होता है कि सोडियम एक क्या है? धातु है। क्या है? धातु है, क्योंकि इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। कितना है भाई? 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू। कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि ओजोन जो होता है यौगिक, उसका बाबू सूत्र का अगर बात की जाए तो O3 होता है। उसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई? O3। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, यानी कि 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी मस्त क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे भाई। इससे अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। ठीक ना, और प्रत्येक क्वेश्चन को बाबू किसी को नहीं कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं रहने वाला पेपर में। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके पेपर के लिए। कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। किसी भी आवर्त में बाबू आप बाएं से दाएं जाइएगा तो सबसे अंतिम वर्ग आपको मिलेगा 18, और वर्ग जो 18 है मेरे भाई, वर्ग 18 का नाम है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबुल गैस। ठीक ना, उत्कृष्ट गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे भाई।
क्या है, एब्सोल्युटली राइट है। अगर बात की जाए क्षारीय धातु का, तो ये बाबू हर एक आवर्त का पहला तत्व क्षारीय धातु होता है, दूसरा तत्व मृदा क्षारीय धातु होता है, 16वां तत्व बाबू चाल्कोजेंस होते हैं, और 17वां तत्व हाइलोजेंस होते हैं, और जितने भी बाबू अक्रिय गैस हैं यानी कि अंतिम तत्व जो होते हैं निष्क्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 89 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रुप 16 यानी कि वर्ग 16 को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृदा धातु, बी हाइलोजन, सी निष्क्रिय गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए मेरे भाई ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। अब चलिए जानते हैं कहते क्या है इसको बाबू, चाल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, चाल्कोजेंस का, चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस क्या कहते हैं मेरे दोस्त, चाल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल्कोजेंस कहते हैं। मृदा धातु बाबू वर्ग 2 के तत्वों को कहा जाता है, हाइलोजन वर्ग 17 को, और निष्क्रिय गैस वर्ग 18 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सर्वप्रथम सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया। देखिए ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। तो बाबू सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का बात हुआ, अगर बाबू बात होगा तो यहाँ पे मेंडलीफ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलिए मोसले ने मेंडलीव के बाद आवर्त सारणी बनाया, और डोब्रेनर ने कोई बंद आवर्त सारणी का निर्माण नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था बाबू, 3 तत्वों को लिया और दोनों तत्व किनारे वाले तत्व वैसे तत्व रखे जिनका बाबू परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान था। न्यूलैंड्स ने भी कुछ इसी प्रकार से खुले में सजाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि हीरा के प्रत्येक परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होते हैं। तो देखिए मेरे भाई जहाँ पे भी कार्बन का बात होगा तो हीरा का आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, और चतुर्थ बाबू संस्कृत में 4 को कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन बाबू, इसको बात किया जाए इस क्वेश्चन का, तो ये देखिए आपका इतिहास से भी है, केमिस्ट्री से भी है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे बात की जाए वो ब्रोमीन का, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का, और ऑप्शन नंबर ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बाबू जहरीला गैस है। ठीक है, और इसी का टैंकर शायद लीक हो चुका था। ठीक ना, विशेष करके हम आप लोग जानिएगा इसको इतिहास में। ठीक ना, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे। अभी अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है। अभी तक ज्ञात जितने भी अभी तक पदार्थ ज्ञात हुए हैं सब में सबसे अधिक कठोर कौन सा है मेरे भाई, लोहा। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है हीरा, सी है प्लेटिनम, डी है ग्रेफाइट। बात किया जाए मेरे भाई ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा जो है बाबू सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ और चमकीला पदार्थ दोनों हीरा है। ठीक है, अगर बाबू चमकीला अधातु का बात होगा तो वहाँ पे आपका आयोडीन ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, हीरा जो होता है बाबू, हीरा आपस में हीरा में उपस्थित सभी कार्बन आपस में चतुष्फलकीय बंधन द्वारा काफ़ी कठोरता से जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी मस्त क्वेश्चन, अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है बाबू, कार्बन का अपरूप है, एक ऐसा अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक ना, अधातु का अपरूप होते हुए भी बाबू ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक ना, इसमें 3 ही कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, और इस प्रत्येक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है, इसलिए बाबू ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग। दही का खट्टा होने का निम्नलिखित में के द्वारा होता है, यानी कि निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। अगर दही का खट्टा होने का बात किया जाए मेरे दोस्त, दही खट्टा होने का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है आपका। अभी देखिए बाबू लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक ना, इसलिए फेस नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत कम क्वेश्चन बच चुका है मेरे दोस्त। दही का खट्टा होना, तो देखिए बाबू नींबू और संतरा का खट्टा होना आपका होता है सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बाबू आपका
4 से 6% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, यानी कि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल बात किया जाए तो बाबू इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, यानी कि लैक्टिक अम्ल, दही का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त और ज़्यादा बवाल क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। जय हिंद साथियों।